तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक बड़ा अजीब वाकया सुनाता हूं, हरियाणा के पानीपत का। दरअसल इसी पानीपत में एक थाना लगता है, किला थाना, और इसी थाने में आज से 1-2 दिन पहले ही एक कंप्लेन दर्ज होती है। कंप्लेन करने वाली एक मुस्लिम महिला थी। करने वाली महिला बताती है कि मेरे पति ने मेरा रेप किया है। अब शुरू में ये सुनने में बड़ा अजीब लगा। पुलिस वाले भी सोचते हैं कि अजीब अजीब मामले आ रहे हैं। इसके बाद इस महिला को बैठाया जाता है, इससे पूछताछ की जाती है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। उसके बाद इस महिला ने जो कुछ अपनी कहानी सुनाई वो वास्तव में बड़ी दर्दनाक है। बड़ा तरस भी आ रहा है ऐसी महिला के ऊपर और कुछ इसमें सुझाव और सजेशन भी है। दरअसल 2 साल पहले इसी इलाके का रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम है नौशाद। ये लड़की थी, इसकी शादी हुई नहीं थी, ये जा रही थी। सुनसान जगह पे उसको पाता है, पाने के बाद उसका रेप कर देता है। अब इसका रेप हुआ, उसके बाद अपने आप को जैसे तैसे करके वहाँ से बच के निकलती है। निकलने के बाद अपने घर पे आती है, आने के बाद पूरा वाक़या बताती है। अब जैसे ही पूरा वाक़या बताती है उसके बाद घर वाले बड़े असमंजस में कि कंप्लेन करें या ना करें। यही सोच समझ में लगभग 1 दिन गुजर गए और इसी दौरान नौशाद के भी घर वाले आ जाते हैं। क्योंकि नौशाद को भी पता चल चुका था कि अगर इन्होंने कंप्लेन कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, रेप के केस में जेल हो जाएगा। उसके बाद फिर नौशाद भी अब सोचने लगा कि क्या करूं। यही सब सोचने के बाद फिर नौशाद के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर मैं इस लड़की से निकाह कर लूं तो फिर निकाह करने के बाद ये कहीं मुंह खोलेगी नहीं कि मैंने इसका रेप किया। उसके बाद मामला भी रफा दफा हो जाएगा, मैं इस एक्ट से बच जाऊँगा। महिला भी सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं शादी करने में। फिर क्या था, नौशाद अपने परिवार वालों को समझाता है, बुझाता है। परिवार वाले भी समझ जाते हैं कि बेटा मेरा फंस रहा। उसके बाद नौशाद इस महिला के घर पे, यानी तब तक तो ये लड़की ही थी, इस लड़की के घर पे रिश्ता लेके आता है। आने के बाद समझाता है कि मैंने ही किया था रेप। उसके बाद अगर आप लोग FIR करेंगे, कंप्लेन करेंगे तो फिर इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि मैं इससे शादी कर लूँ, उसके बाद बस इसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। परिवार वालों को भी लगा कि क्या फ़ायदा FIR करने का, FIR करूँगा मर मुकदमा होगा, चारों तरफ मीडिया में हर जगह नाम होगा, फिर इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कोई इसे निकाह नहीं कराएगा। लिहाजा फिर नौशाद और उस लड़की की शादी हो जाती है। दोनों का निकाह हो गया 2 साल पहले ही। उसके बाद से ये महिला उसके घर पे आ जाती है, वहीं रहने लगती है। लेकिन ये तो एक जाल था, एक तरह से ट्रैप था। दरअसल इस महिला को फंसाया गया था और कुछ दिनों बाद ये जो नौशाद था इसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा। जब उसे अपने शौहर के रूप में देखने की कोशिश करती तब ये नौशाद बताता कि मैंने तो तुमसे बस उस रेप के बदले में शादी की ताकि तुम मेरा कुछ कर ना पाओ। कुछ टाइम तक ऐसे भी ये महिला बर्दाश्त करती है, लेकिन इसके बाद नौशाद इसको लेके किराए के कमरे पे जाता है। जाने के बाद फिर वहीं पे रहने लगता है और कुछ दिन बाद वहाँ से भी छोड़ के भाग जाता है। और अभी इस महिला के पास खबर आई कि नौशाद ने दूसरी शादी कर ली, यानी दूसरा निकाह कर लिया। अब जब ये चीज़ें हुई तब जाके ये महिला अब थाने आई है और आने के बाद कंप्लेन कर रही है। बहरहाल इस मामले के पुलिस वाले जांच कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले रेप हुआ, उसका ना कोई सबूत ना कोई सुराग। हुआ या नहीं हुआ क्या मामला है, लेकिन अगर ऐसा सच में हुआ है और एक कंप्लेन सही है तो अपने आप में एक मैसेज देती है कि अगर वो लड़का रेप करने वाला था, उस तरह की सोच का था, तो फिर घर वालों की और इस महिला की भी गलती है कि एक रेपिस्ट से शादी क्यों की। क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता है वो कभी नहीं जाता। तो अपने आप में एक विचारणीय है कि गलत आदमियों के साथ आप कभी समझौता मत कीजिए। आप में जितनी क्षमता है आप लड़िए, लड़ते लड़ते आप मर जाइए, वो सही है। लेकिन गलत के सामने झुकना भी आने वाले टाइम में आपको और दुख देगा। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी के माध्यम से कानून की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊँगा। साथ ही इस कहानी को जो पहली बार सुन रहे हैं, मतलब जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए अपने आप में बेहद चौंकाने वाली ये कहानी होगी। तो सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हाथरस से। हाथरस वही जहाँ है जहाँ के रेप के बारे में हम लोगों ने सुना था, बड़ी चर्चा में वो कांड था। और इसी हाथरस में एक गांव लगता है, नगला अरगर्जी गांव। और इसी गांव में एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे, जिनका नाम था दुर्गेश कांत। दुर्गेश कांत पेशे से गवर्नमेंट टीचर। एक कॉलेज है, सिविलियन कॉलेज पूरा में, इसी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। इनकी बीवी जो थी वो गवर्नमेंट डॉक्टर या फिर उसी विभाग में कुछ। इनकी एक बेटी थी, इनका एक बेटा था।
इनके पिता भी रिटायर हो चुके थे, वो भी घर पे रहते थे। यानी परिवार में टोटल 5 लोग। पूरा परिवार बेहद अच्छे तरीके से रहा करता। अब सारे लोग गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए थे तो ठीक ठाक पैसे भी आते थे, तो पूरे गांव में, पूरे इलाके में इनका नाम, इनका रसूख, इनका रुतबा, सारे लोग इज्जत करते थे, सारे लोग सम्मान करते थे। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। बेटी ने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया, वो भी पढ़ने लिखने में बेहद अच्छी थी। बेटा भी पढ़ने में अच्छा था। घर में सुख थी, शांति थी। लेकिन ये सारी चीज़ें 6 जून तक ही चलती हैं। 6 जून को इनके घर की सुख शांति को ऐसी नज़र लगती है, ऐसा काला दिन इनकी ज़िंदगी में आता है कि शायद ऐसी कल्पना इन्होंने सपने में भी नहीं की थी। दरअसल 6 जून को जो दुर्गेश कांत थे, इनकी छुट्टी थी। यानी जहाँ पे ये पढ़ाने जाते थे वहाँ से इन्होंने छुट्टी ली हुई थी, लीव एप्लीकेशन दिया हुआ था, इसलिए अपने घर पे आराम कर रहे थे। इनकी जो पत्नी थी वो अपने जॉब पे गई हुई थी। जो बेटा था वो भी कहीं खेलने गया हुआ था। जो इनके पिता थे वो भी किसी काम से शहर गए हुए थे। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी रोज़ की तरह। सारे लोग घर से बाहर थे, घर पे केवल दुर्गेश कांत थे और इनकी बेटी थी। अब बेटा जो था वो खेलने गया था, घंटों तक खेलता है, उसके बाद लगभग शाम के 3-4 बजे अपने घर पे लौटता है। और जैसे ही लौटता है, लौटने के बाद फ़ौरन घर से भागता हुआ अपने दादा के पास जाता है। दादा के पास जाता है, जाने के बाद बेहद घबराई आवाज़ में दादा के पास कहता है कि दादा घर पे चलिए, बहुत कुछ हो चुका है। अब दादा ये बात सुनते वो भी बेहद घबराते हैं कि क्या हो गया। एकदम खून उसके हाथों में लगा हुआ था, कुछ समझ नहीं पा रहा था, शरीर पे भी खून के छींटे थे। दादा भी बेचारे भागे भागे घर पे आते हैं और आने के बाद जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, अंदर जो कुछ वो देखते हैं, देखने के बाद उनकी चीख निकल जाती है। दरअसल अंदर फर्श पे जो उनका बेटा दुर्गेश कांत था वो लहूलुहान पड़ा हुआ था। शरीर पे जगह जगह चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। पूरी कटी फटी बॉडी थी। अब शुरुआत में जैसे ये चीज़ दादा देखते हैं, साथ ही बेटा देखता है, तो फ़ौरन यही लगा कि हो सकता है अभी जान बाकी हो, किसी ने हमला किया। फ़ौरन ये लोग उसको हिलाते हैं, दुर्गेश कांत को उठाने की कोशिश करते हैं, पानी के छींटे मारते हैं। तब तक चीख पुकार सुन के आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। थाने में भी फ़ोन चला गया, पुलिस भी भागी भागी पहुंची। उसके बाद सारे लोग यही कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है जान हो या फिर ना हो, लेकिन जिस हिसाब से बॉडी थी किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसको उठा सके। 5-10 मिनट के अंदर पुलिस भी मौके पे पहुंच गई। पहुंचने के बाद जैसी देखती है तो पहली नज़र में पुलिस जान जाती है कि इस बॉडी में अब कोई जान नहीं बची है, लिहाजा ये मामला कत्ल का है। फ़ौरन बॉडी को कब्जे में लिया गया। लेने के बाद अब पूछताछ शुरू कि सबसे पहले कौन आया। तो फिर वो जो छोटा लड़का था उसने बताया कि सबसे पहले मैं आया। आने के बाद देखता हूँ कि मेरी बहन अपने हाथों में एक चाकू लिए हुए है। मैंने उससे रोकने की, पकड़ने की कोशिश की तो उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद फिर मैं भी जैसे तैसे करके जान बचा के भागा। भागने के बाद फिर दादा के पास गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने हैं। अब जैसे पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो फिर पूछते हैं कि बहन की उम्र क्या है। तो फिर भाई बताता है कि बहन की जो उम्र है वो 16 साल है। और इस उम्र को याद रखिएगा कि आने वाले टाइम में, अभी वीडियो के लास्ट में इस उम्र से भी जुड़ा एक फैक्ट आपको बताऊंगा। अब जैसे ही उम्र पूछा तो फिर पुलिस वाले शक्ति में आ गए कि एक 16 साल की लड़की अपने पिता को क्यों मारेगी, मारने की वजह क्या थी। बहरहाल अब भाई ने गवाही दे ही दी थी। मामला पानी की तरह साफ था कि मरने वाले का जो कत्ल है उसी की सगी नाबालिग बेटी ने किया। लिहाजा पुलिस वाले सारी जांच पड़ताल का जो दायरा है इसी बेटी के इर्द गिर्द घुमा देते हैं और सबसे पहले अब तलाश शुरू होती है कि बेटी कहाँ है। पुलिस वाले अब अपने मुखबिर एक्टिव करते हैं, साथ ही आसपास के इलाकों में पता करना शुरू कर देते हैं कि लड़की गई कहाँ। घंटों तक परिवार वालों से पूछताछ कि कोई झगड़ा हुआ, कोई विवाद था, कोई कलह थी। पुलिस वालों को ये भी लगा कि जब तक जो दोषी है, जो क्रिमिनल है वो मिले, उससे पहले तब तक हम मोटिव ही ढूंढ लेते हैं। अब इधर पुलिस वाले परिवार वालों से पूछताछ कर रहे हैं, इधर पुलिस की एक टीम बेटी को खोजने की कोशिश कर रही है, उस लड़की को। परिवार वालों से जब पूछताछ होती है कि मारने की वजह क्या थी, कहीं कोई झगड़ा, कहीं कोई विवाद या फिर कोई ऐसी दिक्कत, बेटी की मानसिक स्थिति कैसी थी, क्योंकि लड़की नाबालिग थी, तो ये भी चीज़ें मायने रखती हैं। तो जब ये तमाम तरह के सवाल पूछे गए तो परिवार वालों ने एक सुर में जवाब दिया कि बेटी तो बड़ी अच्छी थी, उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो फिर पूछते हैं कि मारने की वजह क्या थी। तो फिर परिवार वाले बताते हैं कि कोई वजह नहीं थी, सारी चीज़ें घर में ठीक। अब पुलिस वाले अजब मुसीबत में कि अगर किसी ने अपने सगे पिता को इस तरह से मारा है तो मारने की कोई तो वजह रही होगी। परिवार वाले कोई वजह बता नहीं रहे,
इसीलिए पुलिस वालों को भी लग गया कि अगर कोई वजह बता सकता है तो महज बेटी ही बता सकती है, क्योंकि मारा उसी ने। दिमाग में ये भी आया, चूँकि पुलिस वाले थे तो हर तरह से सोचना उनका काम है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिता ने कुछ गलत किया हो। फिर दिमाग में कुछ और भी आया, तमाम तरह के सवाल। लिहाजा पुलिस वाले इधर उस लड़की को खोजने का सिलसिला शुरू करते हैं। हर संभव कोशिश, उसके स्कूल के फ्रेंडों से पूछताछ, उसके दोस्तों से पूछताछ, किससे उसकी बनती थी, किससे उसकी नहीं बनती थी, कहाँ वो पढ़ती थी, कहाँ वो जाती थी, कौन उसके दोस्त थे, किससे उससे ज़्यादा बातचीत होती थी। ये तमाम तरह के पूछताछ पुलिस वाले करते रहे। नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया गया। जांच पड़ताल होती रही, बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक जहाँ जगह हो सकता था। पुलिस वाले फैल जाते हैं, अपने मुखबिरों को, अपने एजेंटों को वो एक्टिव कर देते हैं, तमाम तरह की कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन 3 से 4 दिन गुजर गए और उस लड़की का कहीं से कोई पता नहीं चला। इधर एक ऐसे टीचर का कत्ल हुआ था जो नामदार था, तो मीडिया में भी इसकी चर्चाएं होने लगी। पुलिस वालों पे भी ये प्रेशर कि कहाँ चली गई। मीडिया वाले अलग अलग तरीके से बात करने लगे कि लड़की गायब है, पुलिस वाले खोज नहीं रहे। लिहाजा पुलिस वाले अब अलग अलग टीमें बनाते हैं। बनाने के साथ साथ अलग अलग स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू करते हैं। ये हो सकता है अगर कहीं गई हो तो जाने के लिए किसी स्टेशन से उसने ट्रेन वगैरह ली हो। अब इसमें भी 1-2 दिन लगे, लेकिन यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद उसके अलग अलग दोस्तों के घर छापे मारने लगे कि हो सकता है ये बाहर ही ना गई हो, यहीं पे रही हो। अब छापे भी मारते हैं तो वहाँ से भी कुछ नहीं पता चला। पुलिस वाले की एक तरह से अब पैर तले ज़मीन खिसक रही कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, एक 16 साल की लड़की गायब है और हम उसको भी नहीं खोज पा रहे हैं। बड़ी बेइज्जती। पुलिस वाले अब तमाम तरह की कोशिशें करते ही रहते हैं, लेकिन इसी बीच पुलिस वालों की किस्मत अचानक से चमक जाती है और नंबर जो है उस लड़की का वो स्विच ऑन हो जाता है। फ़ौरन उसकी लोकेशन निकाली जाने लगी। लोकेशन हरिद्वार की निकली। पुलिस की एक टीम बिना देरी किए हरिद्वार गई। जाने के बाद उस लड़के को गिरफ्तार किया। उसके साथ एक लड़का भी होता है, उसे भी उठाती है पुलिस। उठाने के बाद थाने लाती है। लाने के बाद अब पूछताछ शुरू करती है। तो पूछताछ में जो पूरी कहानी निकल के सामने आई, इस कहानी के हिसाब से जिस जगह पे ये लड़की पढ़ती थी उसी जगह पे ये लड़का भी पढ़ता था। दोनों की उम्र लगभग आसपास थी। लड़की की उम्र 16 साल और लड़की की उम्र 17 साल। दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ी। दोनों में प्यार हो गया। प्यार हुआ तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलने लगे, एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ने लगे, अक्सर घूमने लगे। और कहीं से इस बारे में पिता को भनक लग गई। पिता को पता चला जिस दिन की घटना उससे 15 दिन पहले कि उसकी जो बेटी है वो पूरे दिन तक उस लड़के के साथ कहीं थी। अब जैसे ही पिता को ये बात पता चली, पिता बेहद गुस्से में अपनी बेटी को बुलाता है अकेले कमरे में, उसको डांटता है, फटकारता है, मारता है, पीटता है, कहता है तुमने मेरी नाक कटा दी। पूरे दिन तुम किसी लड़के के साथ किसी कमरे में रही हो। कहीं से उसे खबर लगी थी। अब जैसे ये लड़की ये बात सुनती है, फ़ौरन सॉरी वगैरह बोलती है, माफ़ी मांगती, कहती है पापा आज से गलती नहीं होगी। उसके बाद पिता ने बात पे पाबंदी लगा दी, इसके आने जाने पे भी रोक लगा दी। नज़र रखने लगा कि ये स्कूल कब जाती है, स्कूल से कब आती है। इसका नतीजा ये हुआ कभी उस लड़के से न मिल पा रही, न बातचीत कर पा रही। लेकिन इसी बीच 6 तारीख को घर पे कोई नहीं था, केवल उसके पिता थे। और पिता भी अपने कमरे में दोपहर को सो रहे थे। तो इसे लगा कि अब पिता सो रहे हैं, पिता निकलेंगे नहीं, तो एक काम करती हूँ, बाहर तो नहीं जाने देंगे तो अपने बॉयफ्रेंड को ही घर पे बुला लेती हूँ। इसीलिए अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। बुलाने के बाद कमरे में बैठ के बातचीत करने लगती है। इसी दौरान पिता बाहर निकल जाता है अपने रूम से वॉशरूम के लिए। और वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे बेटी के कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं। अब आवाज़ें आती हैं तो उसे लगता है कि बेटी तो घर पे अकेली है, तो बात किससे कर रही। बस यही देखने के लिए जब वो कमरे में दाखिल होता है, तो जैसे ही दाखिल होता है उसके बाद उस लड़के को देखता है, फ़ौरन गुस्सा करता है, लड़के को मारने पीटने लगता है, बेटी को भी डांटने फटकारने लगता है। अब ये चीज़ें जैसे ही होने लगती हैं तो फ़ौरन इन दोनों के दिमाग में आया कि अब तो फंस गए, अब क्या करें। तो फिर इन दोनों को लगा कि काम करते हैं, अब कत्ल कर देते हैं। अगर पिता जिंदा रहेगा तो कहीं ना कहीं माँ को बता देगा या फिर चाहे जिसको बता देगा, सीधे ज़िंदगी जीने नहीं देगा। इसलिए काम करते हैं, पिता को मार देते हैं। मारने के बाद यहाँ से निकल लेते हैं, जो होगा आगे की ज़िंदगी साथ गुजारेंगे। इसलिए इन दोनों ने सबसे पहले मूसल से पिता के ऊपर वार किया। वार करने के बाद पिता जब बेहोश हो गया तो लगातार मूसल से और फिर चाकू से इन दोनों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करके उस लाश को घसीटते हुए नीचे फर्श पे लाते हैं। लाने के बाद वहाँ से उस आशिक को भेज दिया जाता है। और आशिक जब निकल जाता है और बेटी कुछ लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करती है,
इसी बीच उसका भाई आ जाता है। भाई को देखती है तो उसे लगा कि ये तो सबूत हो गया एक, इसे भी मार देते हैं। अपने भाई के ऊपर ही वो चाकू से हमला करने की कोशिश करती है। भाई वहाँ से भागता है, भाग के दादा को बताता है। अब ये तमाम मामला जब पुलिस सुनती है तो सुनने के बाद पूरा मामला ओपन एंड शट था। अब मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद भी आपके दिमाग में एक चीज़ जो बहुत गलत भर दी गई है। अच्छा, बड़े बड़े चैनलों ने भी ये गलती की है कि आपको बताया गया कि अगर 18 से कम की उम्र है तो मैक्सिमम जो सज़ा होगी वो 3 साल की हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ें 2015 से पहले तक थी। 2015 में मई महीने के पहले तक दरअसल जो निर्भया वाला केस हुआ, उस केस की वजह से देश जो है अजीब तरह की टेंशन में आ गया, चूँकि एक आरोपी ऐसा था जो छूटा और उसकी उम्र कम थी। तो जब आरोपी छूटा तो यहीं से फिर एक कवायद शुरू हो गई कि क्या 16-17 साल का एक लड़का इतना नाबालिग होता है किसी लड़की का रेप करे और रेप से अनजान हो। तो इसी वजह से 7 मई साल 2015 को बीजेपी ने, जो वर्तमान में सरकार है तो जाहिर सी बात है बिल वही लाएगी, तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो इस वजह से उसने एक बिल पास किया और बिल में कुछ चेंज हुए जो नाबालिग से सज़ा का प्रावधान था। 7 मई को लोकसभा में पास हुआ, 22 दिसंबर को ये राज्यसभा में पास हुआ और इसी 31 दिसंबर को उस समय के जो राष्ट्रपति जी थे प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने फिर इसको मंजूरी दे दी और ये बिल निकल के सामने आया। और इस बिल के हिसाब से अगर कोई आरोपी है और आरोपी की उम्र जो है, यानी जो जुबनाइल का एक्ट है, कायदे से 2 भागों में बंट गया। एक जुबनाइल होगा 1 से लेकर 16 साल तक और दूसरा 16 से 18 के बीच का। दोनों में ही अलग अलग प्रावधान है। अगर कोई 16 से कम का है और उसने कुछ कर दिया है, छोटा मोटा अपराध या फिर बड़ा अपराध, तो छोटे मोटे अपराधों में मामूली सी कुछ फाइन लगा दी जाएगी, 5,000 10,000, और उसे जेल के हवाले नहीं किया जाएगा। यानी छोटा मोटा कोई चोरी का मामला है, लूट का मामला है, तो ऐसे केसेस में थोड़ी बहुत फाइन लगा के उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर उसने कोई बड़ा कानून हाथ में ले लिया है, बड़ी पैमाने का जुर्म किया है, तो मैक्सिमम जो सज़ा हो सकती है वो 3 साल की हो सकती है। लेकिन अगर यही आरोपी 16 से 18 के बीच है और उसने छोटा मोटा अपराध किया है, तो ऐसे केसों में हो सकता है कि उसको थोड़ी बहुत रियायत मिल जाए। लेकिन अगर 16 से ज़्यादा उसकी उम्र है, यानी 16, 17, 18, तो ऐसे केसेस में उसने अगर 302 के तहत कुछ किया है, 376 के तहत कुछ किया है, यानी मर्डर किया है, रेप किया है, तो ऐसे में उसको जो बेक्स का नियम है उसी के तहत उसको देखा जाएगा। और मर्डर का जो नियम है कि अगर आप 302 के मुजरिम हो जाते हैं, मुलजिम नहीं मुजरिम, तो अगर आप मुजरिम हो जाते हैं तो ऐसे केसों में आपको उम्र कैद ही होगी, इससे नीचे का कुछ प्रावधान नहीं है। अगर 302 लगता है तो 304 लगता है तो उसमें मैक्सिमम 10 साल हो सकता है। तो इस कहानी में मैंने 2 चीज़ें आपको पॉइंट करने को बोली थी। पहला था कि लड़की की उम्र 16 साल और लड़के की उम्र 17 साल। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि अगर लड़की 16 से 1 दिन भी कम हो जाती है और मर्डर का जो चार्ज है, अगर कोई कायदे का वकील होगा जो बढ़िया से कानून की धाराओं में खेलना जानता होगा, जैसे AP सिंह है या फिर और वरिष्ठ अधिवक्ता है, तो ऐसे में क्या करेंगे कि जो सारा मामला है उस लड़की के ऊपर लगवा देंगे कि तुम अपना एक बाल जुर्म कर लो। और लड़की अगर 16 से कम हुई तो 3 साल में वो बाहर आ जाएगी बाल सुधार गृह से। लेकिन अगर ये चार्ज 302 का उस लड़के पे लगता है, चूँकि वो 17 साल का है, तो ऐसे केसेस में जो लड़का है उसका जो ट्रायल होगा वो बेक्स की तरह होगा। और बेक्स की तरह मतलब अगर दोषी पाया गया तो ऐसे केसेस में उसको उम्र कैद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये वकालत के भी यहाँ से खेल शुरू हो सकता है कि कौन अपने ऊपर चार्ज लेगे, क्योंकि जो बचाने वाला वकील होगा वो बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। सही क्या झूठ क्या, वकालत का तो एक ही धर्म है। तो मुझे लगा इस कानून को आपके सामने भी आज इसी कानून के माध्यम से क्लियर कर देना चाहिए कि 16 वाला नियम क्या है जुवेनाइल में और 18 वाला नियम क्या है। क्योंकि ये कहानी बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि अगर लड़की दोषी होती है और इसकी उम्र 16 से 1 दिन भी कम है, तो ऐसे केस में मैक्सिमम पेनल्टी या फिर मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 साल या फिर कुछ रुपए होगी। लेकिन अगर लड़का होता है तो फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाएगा। और ये चीज़ें कई बार मैंने देखा कि बड़े बड़े चैनलों ने भी आपको क्लियर नहीं की। खासकर साहिल वाले केस में ये चीज़ बहुत हुई, जबकि साहिल जो है अगर दोषी हो जाता है तो उम्र कैद हो जाएगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे।